इतने में जब तक सुधा के पास साग पहुंचा, फौरन मिस उमालकर ने देख लिया। वह समझ गई यह शरारत केसू की होगी। मिस गेसु बीमारी की हालत में दूध काहे के साथ स्वादिष्ट लगता है। इतने में सुधा के मुंह से निकला, साग काहे के साथ खाएं? और गेसु ने कहा, नमक के साथ। नमक के साथ। मिस उमालकर ने कहा, बीमारी में दूध नमक के साथ अच्छा लगता है। खड़ी हो, कहाँ था ध्यान तुम्हारा? केसु सन। मिस उमालकर का चेहरा मारे गुस्से के लाल हो रहा था। क्या बात कर रही थी तुम और सुधा? केसु, अच्छा तुम लोग क्लास के बाहर जाओ, आज हम तुम्हारे गर्जियान को खेत भेजेंगे, चलो आओ बाहर। सुधा ने कुछ मुस्कुराते हुए प्रभा की ओर देखा। प्रभा हंस दी। केसु ने देखा कि मिस उमालकर का पारा और भी चढ़ने वाला है, तो वह चुपचाप किताब उठाकर चल दी। सुधा भी पीछे पीछे चल दी। कामिनी ने कहा, खत वत भेजती रहना। सुधा और क्लास टाट कर हंस पड़ी। मिस उमालकर ने गुस्से से नीली पड़ गई। क्लास अब ख़त्म होगी और रजिस्टर उठाकर चल दी। केसु अभी अंदर ही थी, वह बाहर चली गई। उनके जरा दूर पहुंचने ही केसु ने बड़ी अदा से कहा, बड़े बेकाऊ होकर तेरे कूचे से हम निकले। और सारी क्लास फिर हंसी से गूंज उठी। लड़कियां चूड़ियों की तरह फुर हो गई। थोड़ी ही देर में सुधा और गेसु बैडमिंटन फील्ड के पास वाले छतनार पाकड़ के नीचे लेटी हुई थी। बड़ी खुशनुमा दोपहर थी। खुशबू से लदे हल्के हल्के झोंके केसु की ओढ़नी और गरारे की सिलवटों से आँख मिचौली खिल रहे थे। आसमान में कुछ हल्के रूपवाले बादल उड़ रहे थे। जमीन पर बादलों की सांवली छाएं तोड़ रही थी। घास के लंबे चौड़े मैदान पर बादलों की छायाओं का खेल बड़ा मासूम लग रहा था। जितनी दूर तक छाँव रहती थी, उतनी दूर तक घास का रंग गहरा काही हो जाता था, और जहाँ बादलों में छनकर धूप बरसने लगती थी, वहाँ घास के सुनहरे धानी रंग की हो जाती थी। दूर कहीं पर पानी बरसा था। बादल हल्के होकर खरगोश के मासूम स्वच्छ बच्चों की तरह दौड़ रहे थे। सुधा आंखों पर फैल की छा किए हुए बादलों की ओर एकटक देख रही थी। केसु ने उसकी ओर करवट बदली और उसकी वेणी में लगे हुए रेशमी फीते को उंगली से उमेटते हुए एक लंबी सी सांस भरकर कहा, बादशाहों की मुअत्तर गाहों में कहाँ वह मज़ा जो फीकी फीकी घास पर सोने में है, मुतमईन बेफिक्र लोगों की हंसी में भी कहाँ, लुफ्त जो एक दूसरे को देखकर रोने में है। सुधा ने बादलों से अपनी निगाह नहीं हटाई, बस एक करुण सपनीली मुस्कुराहट बिखेर कर रह गई। क्या देख रही हो सुधा? केसु ने पूछा। बादलों को देख रही हूँ, सुधा ने बेहोश आवाज में जवाब दिया। केसु उठी और सुधा की छाती पर सिर रखकर बोली, कैफ बरदोश बादलों को ना देख, बेखबर कहीं तू कुचल ना जाए। और सुधा के गाल पर जोर की चुटकी काट ली। हाय रे, सुधा ने चीख कर कहा और उठ बैठी। वाह वाह, कितना अच्छा शेर है, किसका है? पता नहीं किसका है, केसु बोली, लेकिन बहुत सच है। सुधे आर्मा के बादलों के दामन में अपने ख्वाब ढाक लेता और उनके सहारे ज़िंदगी बरस करने का ख्याल है तो बड़ा नाजुक, मगर रानी बड़ा खतरनाक भी है। आदमी बड़ी ठोकरें खाता है, इससे तो अच्छा है आदमी को नाजुक ख्याली से साबिका ही ना पड़े। खाते पीते हंसते बोलते आदमी की ज़िंदगी कट जाए। सुधा ने अपना आंचल ठीक किया और लटों में से घास के तिनके निकालते हुए कहा, केसु, अगर हम लोगों की भी शादी ब्याह झंझट में ना फंसना पड़े, इसी तरह दिन कटते जाए तो कितना मज़ा आए। हंसते बोलते पढ़ते लिखते घास में लेटकर बादलों से करते हुए कितना अच्छा लगता है। लेकिन हम लड़कियों की ज़िंदगी भी क्या। मैं तो सोचती हूँ गेसु कभी ब्याह ही ना करूँ, हमारे पापा का ध्यान कौन रखेगा। गेसु थोड़ी देर तक सुधा की आंखों में आंखें डालकर शरारत भरी निगाहों से देखती रही। मुस्कुराहट से बोली, अरे अब ऐसी भोली नहीं हो रानी, तुम ये शबाब, ये उड़ान और ब्याह नहीं करेगी, जोगन बनेगी। अच्छा चल हट, बेशरम कहीं की, खुद ब्याह करने की ठान चुकी है तो दुनिया भर को क्यों तोहमत लगाती है। मैं तो ठान चुकी हूँ, मेरा क्या, फिक्र तो तुम लोगों की है। ब्याह नहीं होता तो लेटकर बादल देखती है, केसु ने मनचले हुए कहा।
अच्छा अच्छा, गेसू की ओढ़नी खींचकर सिर के नीचे रखकर सुधा ने कहा, क्या हाल है तेरे अख्तर मियाँ का? मंगनी कब होगी तेरी? मंगनी क्या, किसी दिन भी हो जाए, बस फूफी जान के यहाँ आने भर की कसर है। वैसे अम्मी तो फूल की बात उनसे चला रही है, पर उन्होंने मेरे लिए इरादा जाहिर किया। बड़े अच्छे हैं, आते हैं तो घर भर में रोशनी छा जाती है। केशु ने बहुत भोलेपन से गोद में सुधा का हाथ रखकर उसकी उंगलियां चिटकाते हुए कहा, वे तो तेरे चचा जान हैं, भाई है ना? तुझसे तो पहले उनसे बोल चाल रही होगी? सुधा ने पूछा। हाँ हाँ, खूब अच्छी रही है। मौलवी साहब हम लोगों के साथ साथ पढ़ाते थे, और जब हम दोनों सबक भूल जाते थे तो एक दूसरे का कान पकड़कर साथ साथ उठते बैठते थे। केशु कुछ छेपते हुए बोली। सुधा हंस पड़ी। वाह रे, प्रेम की इतनी विचित्र शुरुआत मैंने कहीं नहीं सुनी थी। तब तो तुम लोग एक दूसरे का कान पकड़ने के लिए अपने आप सबक भूल जाते होंगे। नहीं जी, एक बार फिर पढ़कर कौन सबक भूलता है? और एक बार सबक याद होने के बाद जानती हो इश्क क्या होता है? मकतबे इश्क में एक ढंग निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसको सबक याद हुआ। खैर, यह सब बात जानने दे सुधा, अब तू कब ब्याह करेगी? जल्द ही करूँगी, सुधा बोली। किससे? तुझसे। और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। बादल हट गए और पाकड़ की छाव को चीरते हुए एक सुनहरी रोशनी की तार झिलमिला उठा। हंसते वक्त केशु के कान में टाप चमक उठे। सुधा का ध्यान उधर खींच गया। वे कब बनाया तूने? बनवाया नहीं तो उन्होंने दिए होंगे, क्यों? केशु ने शर्म मा कर सिर हिलाया। सुधा ने उठकर हाथ से छूते हुए कहा, कितने सुंदर कमल है। वाह, क्यों केशु, तूने सचमुच के कमल देखे हैं? ना, मैंने देखे हैं। कहाँ? असल में 5-6 साल पहले तक मैं गांव में रहती थी। ऊंचाहार के पास एक गांव में मेरी बुआ रहती थी ना। बचपन में उन्हीं के पास रहती थी। पढ़ाई शुरुआत मैंने वहीं से की, 7वीं तक वहीं पढ़ी। तो वहाँ मेरे स्कूल के पीछे पोखरे में बहुत से कमल थे। रोज़ शाम को मैं भाग जाती थी, तालाब में घुसकर कमल तोड़ती थी। घर से बुआ एक लंबा सा सोटा लेकर गालियाँ देती हुई आती थी मुझे पकड़ने के लिए। जहाँ वह किनारे पर पहुँचती तो मैं कहती, अभी डूब जाएंगे बुआ, अभी डूब जाएंगे। तो बहुत रबड़ी मलाई की लालच देकर वह मिन्नत करती, निकल आओ, तो मैं निकालती हूँ। तुमने तो कभी देखा ही नहीं होगी हमारी बुआ को, ना तूने कभी दिखाया ही नहीं। इधर बहुत दिनों से आई नहीं है। वो आएंगी तो दिखाऊंगी तुझे। उनकी एक लड़की है, बड़ी प्यारी, बहुत मज़े की है। उसे देखकर तो तुम उसे बहुत प्यार करोगी। वो तो अब यहीं आने वाली है, अब यहीं पढ़ेगी। किस दर्जे में पढ़ती है? प्राइवेट विदुषी में बैठेगी इस साल। खूब गोल मटोल और हंसमुख है, सुधा बोली। इतने में घंटा बोला और घेसू ने सुधा के पैर के नीचे दबी हुई अपनी ओढ़नी खींची। अरे, अब आखिरी घंटे में जाकर क्या पढ़ोगी? हाजिरी कट गई। अब बैठो यहीं, बातचीत करे, आराम करे, सुधा ने अलसाए स्वर में कहा। खड़ी होकर एक मत बाती हुई अंगड़ाई ली। घेसू ने हाथ पकड़कर उसे बैठा लिया और बड़ी गंभीरता से कहा, देखो, ऐसी अरसोई अंगड़ाई ना लिया करो, इससे लोग समझ आते हैं कि अब बचपन करवट बदल रहा है। तत् बेहद छेपकर और फाइल में मुँह छिपाकर सुधा बोली, लो, तुम मजाक समझती हो? एक शायर ने तुम्हारी अंगड़ाई के लिए कहा है। कौन ये ले रहा है अंगड़ाई? आसमानों को नींद आती है। वाह, सुधा बोली। अच्छा केशु, आज बहुत शेर सुनाऊं ना? सुनो। एक रियायती तरगी है और ख्वाबे कायनात, डूबते जाते हैं तारे, भीगती जाती है रात। पहली लाइन के क्या मतलब है? सुधा ने पूछा। रियायती रगी के माने अंधेरे की चादर और ख्वाबे कायनात के माने ज़िंदगी का सपना। अब फिर सुनो शेर। एक रियायती तिरगी है और ख्वाबे कायनात है, डूबते जाते हैं तारे, भीगती जाती है रात। वाह, कितना अच्छा अंधकार की चादर है, जीवन का स्वप्न है। तारे डूबते जाते हैं, रात भीगती जाती है। केशु, उर्दू की शायरी बहुत अच्छी है, तो तू खुद उर्दू क्यों नहीं पढ़ लेती? केशु ने कहा। चाहती तो बहुत हूँ, पर निभ नहीं पाता। किसी दिन शाम को आओ सुधा, तो अम्मी जान से तुझे शेर सुनवाए। यह ले, तेरी मोटर तो आ गई।
सुधा उठी, अपनी फाइल उठाई। केशु ने अपनी ओढ़नी चाड़ी और आगे चली गई। पास आकर उठकर अपने प्रिंसिपल का रूम देखा। वह खाली था। उसने दाई को खबर दी, मोटर पर बैठ गई। केशु बाहर खड़ी थी। चल तू भी ना। नहीं, मैं गाड़ी पर नहीं जाऊंगी। अरे चलो, गाड़ी 4:30 बजे जाएगी। अभी घंटा भर है। घर पर चाय पियेंगे, फिर मोटर पहुंचा देगी। जब तक पापा नहीं है तब तक जितना चाहो। कार केशु केशु भी अब आ बैठी। कार चल दी। दूसरे दिन जब चंदर डॉक्टर शुक्ला के निबंध की प्रतिलिपि लेकर पहुंचा तो 8 बज चुके थे। 7 बजे तो चंदर की नींद ही खुली थी। जल्दी से वह नहा धोकर साइकिल दौड़ाता हुआ भागा था कि कहीं भाषण की प्रतिलिपि पहुंचने से देर न हो जाए। जब वह बंगले पर पहुंचा तो धूप फैल ही चुकी थी। अब धूप भली नहीं मालूम देती थी। धूप की तेज बर्दाश्त के बाहर होने लगी थी। लेकिन सुधा नील कांटे के ऊंचे ऊंचे झाड़ों की छांव में एक छोटी सी कुर्सी डाले बैठी थी। बगल में एक छोटी सी मेज थी जिस पर कोई किताब खुली हुई रखी थी। हाथ में क्रोशिया थी और उंगलियां एक नाजुक तेजी से डोरे से सुलझ रही थी। हल्के बादामी रंग की इकलाई की लहराती हुई तोती, नारंगी और काली तिरछी झारियां का कल्फ किया चुस्त ब्लाउज, एक कंधे पर उभरा एक उसका पफ। ऐसा लग रहा था जैसे वह वहाँ पर कोई रंगीन तितली आकर बैठी हुई हो। उसका सिर्फ एक पंख उठा हो। अभी अभी शायद नहाकर उठी है, क्योंकि शरद की खुशनुमा धूप की तरह हल्के सुनहरे बाल पीठ पर लहरा रहे थे। नील कांटे की टहनियाँ उसको सुनहली लहरें समझकर अटखेलियाँ कर रही थी। चंदर की साइकिल जब अंदर दिख पड़ी हुई तो सुधा उठकर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहकर फिर अपनी क्रोशिया बुनने लगी। चंदर सीधा पोर्टिको में गया और अपनी साइकिल रखकर भीतर चला गया। डॉक्टर शुक्ला के पास स्टडी रूम में बैठक में सोने के कमरे में कहीं डॉक्टर शुक्ला नजर नहीं आए। हारकर वह बाहर आया तो देखा मोटर अभी गैरेज में है। तो वे जाकर और सुधा को देखिए क्या अकड़ी हुई, आज जैसे चंदर को जानती ही नहीं। चंदर सुधा के पास गया। सुधा का मुंह और भी लटक गया। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? चंदर ने पूछा। हमें क्या मालूम, सुधा ने क्रोशियो पर से बिना निगाह उठाए हुए जवाब दिया। तो किसे मालूम होगा? चंदर ने डांटते हुए कहा। हर वक्त का मजाक हमें अच्छा नहीं लगता। काम की बात है, उसी का जवाब देना चाहिए। उनके निबंध की लिपि देनी है या नहीं? हाँ हाँ, देनी है। मैं क्या करूं? नहा रहे होंगे। अभी कोई ये तो नहीं कि तुम निबंध की लिपि लाए हो तो कोई नहाए धोए ना, बस सुबह सुबह से बैठा रहे। अब निबंध आ रहा है। अब आ रहा है, सुधा ने मुंह बनाकर आके नचाते हुए कहा। तो सीधे क्यों नहीं कहती कि नहा रहे हैं? चंदर ने सुधा के गुस्से पर हंसकर कहा। चंदर की हंसी पर तो सुधा का मिजाज और भी बिगड़ गया। अपनी कुरेशिया उठाकर किताब बगल में दबाकर वह उठकर अंदर चली गई। उसके उठते ही चंदर आराम से उसकी कुर्सी पर बैठ गया। मेज पर टांग फैलाकर बोला, आज मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा है। खबरदार कोई बोलना मत। सुधा जाते जाते मुड़कर खड़ी हो गई। हमने कह दिया चंदर, एक बार की हमें ये बातें अच्छी नहीं लगती। जब देखो तुम चिढ़ाते रहते हो। सुधा ने गुस्से से कहा। नहीं चिढ़ाएंगे तो पूजा करेंगे। तुम अपने मौके पर कहाँ छोड़ देती हो? चंदर ने उसी लापरवाही से कहा। सुधा गई नहीं, वहीं घास पर बैठ गई। किताब खोलकर पढ़ने लगी। जब 5 मिनट तक वह कुछ नहीं बोली तो चंदर ने सोचा आज बात कुछ गंभीर है। सुधा, उसने बड़े दुलार से पुकारा। सुधा। सुधा ने कुछ नहीं कहा, मगर 2 बड़े बड़े आंसू टपक नीचे किताब पर गिर गए। अरे क्या बात है सुधा, नहीं बताओगी? कुछ नहीं, बता दो, तुम्हें हमारी कसम। कल शाम को तुम आए नहीं, सुधा रोने की आवाज़ में बोली। बस इस बात पर इतनी नाराज़ हो पागल? हाँ, इस बात पर इतनी नाराज़ हूँ। तुम आओ चाहे 1000 बार ना आओ, इस पर हम क्यों नाराज़ होंगे? बड़े कहीं के आए, नहीं आएंगे तो जैसे हमारा घर बार नहीं है। अपने को जाने का क्या समझ लिया है? सुधा ने चिढ़कर जवाब दिया। अरे तो तुम ही तो कह रही थी भाई, चंदर ने हंसकर कहा। तो बात पूरी भी सुनो। शाम को केशु का नौकर आया था। उसके छोटे भाई हसरत की सालगिरह थी। सुबह कुरान खनी होने वाली थी। उसकी माँ ने बुलाया था तो गई नहीं थी। गई क्यों नहीं? किससे पूछ कर जाती? आप तो इस वक्त आ रहे हैं जब सब खत्म हो गया, सुधा बोली। तो पापा से पूछ के चली जाती।
चंदर ने समझाकर कहा। और फिर गेसू के यहाँ तो ये अक्सर जाती हो ना तुम, तो आज तो डांस भी करने के लिए कहा गया था। उसने फिर बाद में तुम कहते हो सुधा तुम्हें यही नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए वैसे रहना चाहिए, और बैठ के उपदेश पिलाते हो, नाराज़ होते हो। बिना तुमसे पूछे हम कहीं सिनेमा पिकनिक जलसों में नहीं गए। फिर आंसू टपक पड़े। पगली कहीं की, इतनी सी बात पर रोना क्या? किसी के हाथ कुछ उपहार भेज दो, फिर किसी मौके पर चली जाना। हाँ चली जाना, तुम्हें कहते हैं क्या लगता है केसू ने कितना बुरा मना होगा? सुना बिगड़ते हुए कहा। इम्तिहान आ रहा है, फिर कब जाएंगे? कब है इम्तिहान तुम्हारा? चाहे जब हो। मुझे पढ़ाने के लिए कहाँ किसी से? अरे भूल गए। अच्छा आज देखो कहेंगे। कहेंगे कहेंगे नहीं, आज दोपहर को आप बुला लाइए, वरना हम सब किताबें में आपके लगाएंगे देते आग में। समझे कि नहीं? अच्छा अच्छा आज दोपहर को बुला लाएंगे। ठीक है। अच्छा याद आया, बिसरिया से कहूँगा तुम्हें पढ़ाए के लिए, उसे रुपए की ज़रूरत भी जाए। चंदन के छुटकारे का कोई रास्ता ना पाकर कहा। आज दोपहर को ज़रूर से। सुधा ने फिर आंखें नचका कर कहा। लो पापा आ गए, नहाकर जाओ। चंदर उठा, चल दिया। सुधा उठी और अंदर चली गई। डॉक्टर शुक्ला हल्के सावरे रंग के, जरा स्थूलकाय से थे। बहुत गंभीर अध्ययन और अध्यापन और उम्र के साथ साथ ही उनकी नम्रता और बढ़ती जा रही थी। लेकिन वे लोगों से मिलते जुलते कम थे। व्यक्तिगत दोस्ती उनकी किसी से नहीं थी, लेकिन उत्तर भारत के प्रमुख विद्वान होने के नाते कॉन्फ्रेंसों में, मौखिक परीक्षाओं में, सरकारी कमेटियों में वे बराबर बुलाए जाते थे। इसमें प्रमुख दिलचस्पी से हिस्सा लेते थे। ऐसी जगहों में चंदर अक्सर उनका प्रमुख सहायक हो रहता था। इसी नाते चंदर का प्रांत बड़े बड़े लोगों से परिचित हो गया था। जब वह एमए पास हुआ तब से फाइनेंस विभाग में उसे कई बार ऊंचे ऊंचे पदों का ऑफर आ चुका था, लेकिन डॉक्टर शुक्ला इसके खिलाफ थे। वे चाहते थे कि पहले वह रिसर्च पूरी कर ले, संभव हो वे विदेश हुआ है, तब चाहे कुछ काम करे। अपने व्यक्तिगत जीवन में डॉक्टर शुक्ला अंतर्विरोध के व्यक्ति थे। पार्टियों से मुसलमानों और ईसाइयों के साथ खाने में उन्हें कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन कच्चा खाना वे चौके में आसन पर बैठकर रेशमी धोती पहनकर खाते थे। सरकार को उन्होंने सलाह दी कि साधुओं और सन्यासियों को ज़बरदस्ती कान में लगाया जाए, मंदिरों की जायदादों जब्त कर ली जाए, लेकिन सुबह घंटे भर तक पूजा जरूर करते थे। पूजा पाठ, खान पान, जात पात के पक्के हामी, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में कभी यह माना नहीं। उनका कौन शिष्य ब्राह्मण है, कौन बनिया, कौन खत्री, कौन कास्त नहाकर वे आ रहे थे और दुर्गता शक्ति का कोई श्लोक गुनगुना रहे थे। कपूर को देखा तो रुक गए, बोले हेलो, हो गया वह टाइम? जी हाँ। कहाँ कराया टाइप? मिस्टर क्रूज के यहाँ। अच्छा, वह अच्छी लड़की है, अब तो बहुत बड़ी हो गई होगी। अभी शादी नहीं हुई। मैंने तो सोचा वह मिले या ना मिले। नहीं, वह यही है, शादी हुई है, फिर तलाक हो गया। अरे तो अकेली रहती है? नहीं, अपने भाई के साथ, बर्टी के साथ। अच्छा, और बर्टी की पत्नी अच्छी तरह है? वह मर गई, राम राम। तब तो घर की बदल ही गया होगा। पापा पूजा के लिए सब बिछा दिया। सहसा सुधा बोली। अच्छा बेटी, चंदर मैं पूजा करके आऊँ? जल्दी, तुम चाय पी लो। जी हाँ। अच्छा, मेरी मेज़ पर एक चार्ट है, ज़रा इसको ठीक तो कर दो, तब तक मैं अभी आया। चंदर स्टडी रूम में गया, मेज़ पर बैठ गया। कोट उतार कर उसने कुटी पर टांग दिया, नक्शा देखने लगा। पास में एक छोटी सी चीनी की प्याली में चाइना इंक रखी थी, मेज़ पर पानी। उसने 2 बूंद पानी डालकर चाइना इंक घसनी शुरू की। इतने में सुधा कमरे में दाखिल हुई। ए सुनो, उसने चारों ओर देखकर बड़े सशक्ति स्वरों में कहा, फिर झुककर चंदर के कान के पास मुंह लगाकर कहा, चावल की नान खटाई खाओगे? ये क्या भला है? चंदर ने इंक घिसते पूछा। बड़ी अच्छी चीज़ होती है, पापा को बहुत अच्छी लगती है। आज हमने सुबह अपने हाथ से बनाई है, एक खाओगे? सुधा ने बड़े दुलार से पूछा। ले आओ, चंदर ने कहा। ले आए हम। लो। सुधा ने अपने आंचल में लिपटी हुई 2 नान खटाई निकाल कर मेज पर रख दी। अरे तस्करी में क्यों नहीं लाई? सब धोती में घी लग गया, इतनी बड़ी हो गई, सुअर नहीं जरा सा। चंदर ने बिगड़ कर कहा। छिपा कर लाए हैं, फिर ये सकरी होती है, चौके के बाहर कैसे लाते?
तुम्हारे लिए तो लाए हैं। तुम ही बिगड़ रहे हो। कंधे को नोक दो। अंधा कहे मेरी आंखें फोड़ी। सुधा के मुंह बनाकर कहा, खाना है तो नहीं? हाथ में तो हमारे स्याही लगी है। चंद्र बोला, हम अपने हाथ से नहीं खिलाएंगे, हमारा हाथ झूठा हो जाएगा। राम राम। पता नहीं तुम रेस्ता में मुसलमान के हाथ का खाते होगे तो तू। रंजन हंस पड़ा सुधा की इस बात पर और उससे पानी में हाथ डुबोकर बिना पूछे सुधा के आंचल में हाथ पहुंचकर शाही और बेतकल्लुफ़ी से नान खटाई खाने लगा। बस अब धोती का किनारा रंग दिया, यह पहनना है हमें दिन भर। सुधा ने बिगड़ कर कहा, खुद नान खटाई छिपा कर लाई हो और घी लग गया तो कुछ नहीं, हमने शाही पोंछ दी तो बिगड़ रही हो। चंदर ने मैपिंग पेन में इंक लगाते हुए कहा, हाँ अभी पापा देखेंगे तो। बिगड़ते धोती में घी शाही सब लगाए रहती है, तुम्हें क्या? उसने शाही लगा वह छोर कसकर कमर में खोस दिया। छी, वह घी के तर छोर कमर खोस लिया, गंदी कहीं की। चंदर ने चाट की लाइनें ठीक करते हुए कहा, गंदी है तो तुम्हें क्या मतलब? और मुंह चिढ़ाते हुए सुधा कमरे के बाहर चली गई। चंदर चुपचाप बैठा चाट दुरुस्त करता रहा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिला बलिया, आजमगढ़, बस्ती, बनारस आदि में बच्चों की मृत्यु संख्या का ग्राफ बनाना था और एक और उनके नक्शे पर बिंदुओं की एक सघनता से मृत्यु संख्या पर निर्देश करना था। चंदर की एक आदत थी, वह काम में लगता था तो भूत की तरह लगता था, फिर उसे दीन दुनिया किसी की खबर नहीं रहती थी। खाना पीना तन बदन किसी का होश नहीं रहता था। इसका एक कारण था, चंदर उन लड़कों में से था जिनकी ज़िंदगी बाहर से बहुत हल्की फुल्की होते हुए भी अंदर बहुत गंभीर और अर्थमयी होती थी, जिनके सामने एक स्पष्ट उद्देश्य, एक लक्ष्य होता था। बाहर से चाहे जैसे भी है, अपने अंतरिम सत्य के प्रति घोर ईमानदारी, यह उन लोगों की विशेषता होती है। सारी दुनिया के प्रति अगंभीर और उछलखंग होने पर भी जो चीज़ें इनकी लक्ष्य रीति में आ जाती है, उनके प्रति उनकी गंभीरता साधना और पूजा बन जाती है। इसलिए बाहर से इतना व्यक्तिवादी और सारी दुनिया के लिए निरपेक्ष और लापरवाही पड़ने पर भी वह अंतर्मन से समाज और युग और अपने आसपास के जीवन और व्यक्तियों के प्रति अपने को बेहद उत्तरदायी अनुभव करता था। वह देशभक्त भी था, शायद समाजवादी भी, पर अपने तरीके से। वह खतर नहीं पहनता था, कांग्रेस का सदस्य नहीं था, जेल नहीं गया था, फिर भी वह अपने देश के प्यार करता था, बेहद प्यार। उसकी देशभक्ति, उसका समाजवाद सभी के उसके लिए अध्ययन और खोज में समा गया था। वह जानता था कि समाज के सभी स्तंभों का स्थान अपना अलग होता है। अगर सभी मंदिर के कंगूरे का फूल बनने की कोशिश करने लगे तो नींव की ईंट और सीढ़ी का पत्थर कौन बनेगा? और वह जानता था कि अर्थशास्त्र वह पत्थर है जिस पर समाज के सारे भवन का बोझ है। उसने निश्चय किया था कि वह अपने देश और युग के आर्थिक पहलू को वह खूब अच्छी तरह से अपने ढंग से विश्लेषण करके देखेगा। उसे आशा थी कि वह एक दिन ऐसा समाधान खोज निकालेगा कि मानव की बहुत सी समस्या हल हो जाएगी। आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में अगर आदमी खुखार जानवर बन गया है तो एक दिन दुनिया उसकी एक आवाज़ पर देवता बन सकेगी। इसलिए जब तक वह बैठकर कानपुर की मिलों के मजदूरों के वेतन का चार्ट बनाता था या उपयुक्त साधनों के अभाव में मर जाने वाली गरीब औरतों और बच्चों का लेखा जोखा करता था, तो उसके सामने अपना करियर, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी डिग्री का सपना नहीं होता था। उसके मन में उस वक्त वैसा संतोष होता था जो किसी पुजारी के मन में होता है जब वह अपने देवता की अर्चना के लिए धूप दीप नैवेद्य सजाता था। बल्कि चंदर थोड़ा भावुक था। एक बार तो जब चंदर ने अपने रिसर्च के सिलसिले में यह पढ़ा कि अंग्रेज़ों ने अपनी पूंजी लगाने और अपना व्यापार फैलाने के लिए किस तरह मुर्शिदाबाद से लेकर रोहतक तक हिंदुस्तान के गरीब से गरीब, अमीर से अमीर बाशिंदे को अमानुषिकता से लूटा, तब वह फुट फुट कर रो पड़ा। लेकिन इसके बावजूद उसने राजनीतिक में कभी डूबकर हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उसने देखा कि उसके जो भी मित्र राजनीतिक में गए थे वे थोड़े दिन बाद प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा पा गए, मगर आदमी खो बैठे। अपने अर्थशास्त्र के बावजूद वह यह समझता था कि आदमी की ज़िंदगी सिर्फ आर्थिक पहलू तक ही सीमित नहीं, और यह भी समझता था कि जीवन को सुधारने के लिए सिर्फ आर्थिक ढांचा बदल देने भर से ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आदमी सुधार करना होगा, व्यक्ति का सुधार करना होगा।
वरना एक भरे पूरे और वैभवशाली समाज में भी आज कैसे अवस्थ पाश्विक वृत्तियाँ वाले व्यक्ति रहेंगे, तो दुनिया ऐसे ही लगेगी जैसे एक खूबसूरत सजा हुआ महल जिसमें कीड़े और राक्षस रहते हों। वह यह भी समझता था कि जिस तरह दुनिया का सपना देखता है, वह दुनिया आज किसी भी एक राजनीतिक क्रांति या किसी भी विशेष पार्टी की सहायता मात्र से नहीं बन सकती। उसके लिए आदमी को अपने को बदलना होगा। किसी समाज को बदलने से काम नहीं चलेगा। इसलिए वह अपने व्यक्तित्व के संसार में निरंतर लगा रहता है, समाज के आर्थिक पहलू को समझने की कोशिश करता रहता है। यही कारण है कि अपने जीवन में आने वाले व्यक्तियों के प्रति वह बेहद ईमानदार रहता था। अपने अध्ययन और काम के प्रति वह सचेत जागरूक रहता था। वह अच्छी तरह समझता था कि इस तरह वह दुनिया को उस ओर बढ़ाने में थोड़ी मदद कर रहा है, क्योंकि अपने में भी वह सत्य की कहीं चिंगारी पाता था। इसलिए कवि या दार्शनिक ना होते हुए भी वह इतना भावुक और इतना दृढ़ चरित्र, इतना सशक्त और इतना गंभीर था, और काम को अपना वह इस तरह करता था जैसे वह किसी एक एकाग्र उपासना कर रहा है। इसलिए जब वह चार्ट के नक्शे पर कलम चला रहा तो उसने मालूम नहीं हुआ कि कितनी देर से डॉक्टर शुक्ला आकर उसके पीछे खड़े हो गए। वह नक्शे पर तो तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा, अब उसे रहने दो। लाओ देखो तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। आज तो इतवार है ना। डॉक्टर शुक्ला पास की कुर्सी पर बैठकर बोले, चंदर, आजकल मैं एक किताब लिखने की सोच रहा हूँ। मैंने सोचा है कि भारतवर्ष की जाति व्यवस्था का नए वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन और विश्लेषण किया जाए। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? व्यर्थ है। जो व्यवस्था आज नहीं तो कल चूर चूर होने जा रही है, उसके बारे में तुम्हारा बादना समय बर्बाद करना बेकार है। चंदन ने बहुत आत्मविश्वास से कहा, यही तो तुम लोगों की खराबी है। कुछ थोड़ी सी खराबियाँ जाति व्यवस्था में देख ली तो उसके खिलाफ हो गए। एक रिसर्च स्कॉलर का दृष्टिकोण ही तुम्हारा दूसरा होना चाहिए। फिर हमारे भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं को तो बहुत ही सावधानी से समझने की आवश्यकता है। यह समझ लो कि मानव जाति दुर्बल नहीं है। अपने को विकास क्रम की वह उन्हीं संस्थाओं, रीति रिवाजों और परंपराओं को रहने देती है जो उसके अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक होती है। अगर वे आवश्यक ना हुई तो मानव उससे छुटकारा मांग लेता है। यह जाति व्यवस्था आने कितने सालों से हिंदुस्तान में कायम है। क्या यही इस बात का प्रमाण नहीं कि वह बहुत सशक्त है, अपने में ही बहुत ज़रूरी है? अरे हिंदुस्तान की भली चलाई। चंद्र बोला, हिंदुस्तान में तो गुलामी कितने दिनों से कायम है, तो क्या वह भी ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। डॉक्टर शुक्ला बोले, मुझे भी हिंदुस्तान पर गर्व है। मैंने कभी कांग्रेस का काम किया है, लेकिन मैं इसे नतीजे पर पहुंचा हूं कि ज़रा सी आज़ादी अगर मिलती है हिंदुस्तानियों को तो वे उसका भरपूर दुरुपयोग करने की बजाय बात नहीं आते। कभी भी ये लोग अच्छे शासक नहीं निकलेंगे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तानियों का ऐसा बना दिया है औरंगज़ेब ने, वरना हिंदुस्तान ने ही तो चंद्रगुप्त और अशोक पैदा किए थे। रही जाति व्यवस्था की बात, तो मुझे तो स्पष्ट दिख रहा है कि जाति व्यवस्था टूट रही है। कपूर बोला, रोटी बेटी की कैद थी। रोटी की कैद तो करीब करीब टूट गई। अब बेटी की कैद भी, ब्याह शादियों भी एक दो पीढ़ी के बाद स्वच्छंदता से होने लगेगी। अगर ऐसा होगा तो बहुत गलत होगा। इससे जातिगत पतन होगा। ब्याह शादी को कम से कम भावना में दृष्टि से नहीं देखना। यह एक सामाजिक तथ्य है और उसी दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए। शादी में सबसे बड़ी बात होती है सांस्कृतिक समानता। जब अलग अलग जाति में अलग अलग रीति रिवाज हैं तो एक जाति की लड़की दूसरी जाति में जाकर कभी भी अपने को ठीक से संतुलित नहीं कर सकती। फिर एक बनिया की व्यापारिक प्रवृत्ति की लड़की, एक ब्राह्मण का अध्ययन वृत्ति का लड़का, इनकी संतान ना इधर विकास कर सकेगी ना उधर। यह तो सामाजिक व्यवस्था को व्यर्थ के लिए असंतुलित करना हुआ। हाँ, लेकिन विवाह को आप केवल समाज के दृष्टिकोण से देखते हैं। व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी देखिए। अगर दो विभिन्न जाति के लड़के लड़की अपना मस्तिष्क संतुलन ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं तो क्यों न विवाह की इजाज़त दी जाए। ओह, एक व्यक्ति के सुझाव के लिए हम समाज को क्यों नुकसान पहुँचाए? और इसका क्या निश्चय कि विवाह के समय यदि दोनों में मानसिक संतुलन है तो विवाह के बाद भी रहेगा। मानसिक संतुलन और प्रेम जितना अपने मन में आधारित होता है उतना ही बाहरी परिस्थितियों पर,
क्या जाने ब्याह के वक्त की परिस्थिति का दोनों के मन में कितना प्रभाव है। उसके बाद संतुलन रह पाएगा या नहीं। और मैंने तो लव मैरिज को असफल ही होते देखा है, बोलो या नहीं, डॉक्टर शुक्ला ने कहा। हाँ, प्रेम विवाह अक्सर असफल होते हैं, लेकिन संभव है प्रेम ना होता हो। जहाँ सच्चा प्रेम होगा वह कभी असफल विवाह नहीं होंगे। चंदर ने बहुत साहस करके कहा। ओह, यह सब साहित्य की बातें हैं, समाजशास्त्र की दृष्टि से या वैज्ञानिक दृष्टि से देखो। अच्छा खैर, अभी मैंने उसकी रूपरेखा बनाई है, लिखूंगा तो तुम सुनते चलना। लो, वह निबंध कहाँ है, डॉक्टर शुक्ला बोले। चंदर ने उन्हें टाइप की हुई प्रतिलिपि दे दी। उलट पलट कर डॉक्टर शुक्ला ने देखा और कहा, ठीक है, अच्छा चंदर, अपना काम इधर ठीक ठीक कर लो, अगले इतवार को लखनऊ कॉन्फ्रेंस में चलना। अच्छा, कार पर चलेंगे या ट्रेन से? ट्रेन से। अच्छा, घड़ी देखते हुए उन्होंने कहा, अब जरा मैं काम पर चला रहा हूँ, तुम यह चार्ट बना डालो, एक निबंध लिख डालना। पूर्वी जिलों में शिशु मृत्यु प्रांत के स्वास्थ्य विभाग ने एक पुरस्कार घोषित किया है। डॉक्टर शुक्ला चले गए। चंदर ने फिर चार्ट में हाथ लगाया। चंदर के जाने के जरा ही देर बाद पापा आए, खाने पर बैठे। सुधा ने रसोई की रेशमी धोती पहनी पापा को पंखा झलने बैठ गई। सुधा अपने पापा की सिर चढ़ी दुलारी बेटियों में से थी। इतनी बड़ी हो जाने पर भी वह दुलार दिखाने से बाज नहीं आती थी। फिर आज तो उसके पापा ने प्रिया नान खटाई अपने हाथ से बनाई थी। आज तो दुलार दिखाने का उसका हक था। भली बुरी हर तरह की जिद को मान लेना करना यह पापा की मजबूरी थी। मुश्किल से डॉक्टर साहब ने अभी 2 कोर खाए होंगे और सुधा ने कहा, नान खटाई खाओ पापा। डॉक्टर शुक्ला ने एक नान खटाई तोड़कर खाते हुए कहा, बहुत अच्छी है। खाते खाते उन्होंने पूछा, सोमवार को कौन दिन है सुधा? सोमवार को कौन दिन है? सोमवार को मंडे है, सुधा ने हंसकर कहा। डॉक्टर शुक्ला भी अपनी भूल पर हंस पड़े। और देख तो मैं कितना भुलक्कड़ हो गया हूँ। मेरा मतलब कि सोमवार को कौन तारीख है? 11 तारीख है, सुधा बोली। क्यों? कुछ नहीं, 10 को कॉन्फ्रेंस है, 14 को तुम्हारी बुआ आ रही है। बुआ आ रही है? बिनती भी आएगी? हाँ, उसी को तो पहुँचाने आ रही है। विदुषी का केंद्र यही तो है। हाँ, अब तो बिनती 3 महीने रह रहेगी। पापा, आप बिनती को यहीं बुला लो, मैं बहुत अकेली रहती हूँ। हाँ, अब तो जून तक यहीं रहेगी, फिर जुलाई में उसकी शादी होगी, डॉक्टर शुक्ला ने कहा। अरे अभी से? अभी उसकी उम्र ही क्या है? सुधा बोली। क्यों, तेरे बराबर है। अब तेरे लिए भी तेरी बुआ ने लिखा है। नहीं पापा, हम ब्याह नहीं करेंगे, सुधा ने मचल कर कहा। बस हम पढ़ेंगे, एमए कर लेंगे, फिर बीए, फिर एमए, फिर रिसर्च, फिर बराबर पढ़ते जाएंगे। फिर एक दिन हम भी तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। क्यों पापा? पागल नहीं तो, बातें तो सुनो। इसकी ला दो नान खटाई और दे, शुक्ला ने हंसकर बोले। नहीं, पहले तो कबूल दो, तब हम नान खटाई देंगे। बताओ, ब्याह तो नहीं करोगे? सुधा ने 2 नान खटाई हाथ में उठाकर कहा। ला रख। नहीं, पहले बता दो। अच्छा, नहीं करेंगे। सुधा ने दोनों नान खटाई रखकर पंखा चलना शुरू किया। इतने में फिर नान खटाई खाते हुए डॉक्टर शुक्ला बोले, तेरी सास तुझे देखने आएगी तो यही नान खटाई तुमसे बनवा कर खिलाएंगी। फिर वही बात सुधा ने पंखा पाट कर कहा, अभी तुम वादा कर चुके हो ना, ब्याह नहीं करोगे? हाँ हाँ, नहीं करूँगा, यह तो कह दिया मैंने, लेकिन मेरा ब्याह नहीं करूँगा यह मैंने कब कहा? हाँ हाँ, ये तो फिर झूठ बोल दिया तुम, सुधा बोली। अच्छा ए चलो। ओ, महाराजन ने डांट कर कहा, इतनी बड़ी बिटिया हो गई, मारे दुलारे के बरादनी जात है। महारन पुरानी थी, सुधा को डांटते हुए पूरा हक था उसे, और सुधा भी उसका बहुत लिहाज करती थी। वह उठी और चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट गई। 12 बज गए थे। वह लेटी लेटी कल रात की बात सोचने लगी। क्लास में क्या मज़ा आया था, कल गेसु कितनी अच्छी लड़की है। इस वक्त गेसु के यहाँ खाना पीना हो रहा होगा, फिर सब लोग मिलकर गाएंगे। कौन जाने, शायद दोपहर को कव्वाली भी हो। इन लोगों के यहाँ कितनी अच्छी कव्वाली होती है, सुधा सुन नहीं पाएगी। गेसु ने भी कितना बुरा माना होगा, यह सब चंदर की वजह से। चंदर हमेशा उसके आने जाने, बैठने उठने को कतर ब्योत करता रहता है। एक बार वह अपने मन में लड़कियों के साथ पिकनिक में चली गई। वहीं चंदर बहुत से दोस्त भी थे। एक दोस्त ने जाकर चंदर से जाने क्या कह दिया। चंदर उस पर बहुत बिगड़ा और सुधा कितनी रोई थी उस दिन। यह चंदर बहुत खराब है। सच पूछो तो अगर कभी कभी वह सुधा का कहना मान लेता
तो उससे दुगना सुधा पर रौब जमाता, सुधा को रुला रुला कर मार डालता। खुद अपने आप दुनिया भर में घूमेंगे, अपना काम होगा तो चलो सुधा अभी करो फ़ौरन, सुधा का काम होगा। अरे भाई क्या करे, भूल गए, अब आज ही देखो, सुबह 8 बजे आए, अब देखो 2 बजे भी जनाब आते हैं या नहीं। कह गए 2 बजे तक के लिए, 2 बजे तक सुधा को चैन नहीं पड़ेगी, ना नींद आएगी, ना किसी काम में तबीयत लेगी। लेकिन अब ऐसे काम कैसे चलेगा? इम्तिहान को कितने थोड़े दिन रह गए हैं। सुधा की तबीयत सिवा पोइट्री के कुछ पढ़ने में निकलती ही नहीं। कब से वह चंदर से कह रही है थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ा दो, लेकिन ऐसा स्वार्थी है कि बस चाय पी ली, यानी कि मिठाई खा ली, रुला लिया, फिर अपने मस्त साइकिल पर घूम रहे हैं। यही सब सोचते सोचते सुधा को नींद आ गई। 3 बजे जब गेसु आई तो सुधा सो रही थी। पलंग के नीचे DMC का गोला खुला हुआ था, तकिए के पास क्रोशिया पड़ी थी। सुधा भी बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत, और ख़ास तौर से उसकी पलकों तो अपराजिता के फूलों को मात करती थी, और भी इतनी गोरी गुदकारी कि कहीं भी दबा दो तो फूल खिल जाए। मुगिया होठों पर जाने कैसा अछूता गुलाब मुस्कुराता था, बाहें तो जैसे बेले की पंखुड़ियों की बनी हो। केसु आई, उसके हाथ में मिठाई थी जो उसकी माँ ने सुधा के लिए भेजी थी। वह पल भर खड़ी रही, फिर उसने मेज पर मिठाई रख दी। क्रोशिया से सुधा की गर्दन गुदगुदाने लगी। सुधा ने करवट बदल ली। केसु ने नीचे पड़ा हुआ डोरा उठाया और आहिस्ते से उसका चुटीला डोरे से एक छोर बांधकर दूसरा छोर मेज के पाए से बांध दिया। उसके बाद बोली, सुधा उठो। सुधा चौंक कर उठ गई, आंखें मलते हुए बोली, अब 2 बजे हैं, लाए हैं उन्हें या नहीं? ओह, उन्हें लाएं या नहीं किसने बोला था रानी? 2 बजे, जरा हमें भी तो मालूम हो। केसु ने बाँह में चुटकी काटते हुए कहा। उफ, सुधा बाँह चटक कर बोली, मार डाला बेदर्द कहीं की। ये अब अपने उन्हीं अख्तर मियाँ को दिखाया करना। जो ही सुधा ने सिर टकने के लिए पल्ला उतारा तो देखा कि चोटी डोर में बंधी हुई है। इसके पहले कि सुधा कुछ कहे, केसु बोली, यह सनम, ज़रा पढ़ाई तो देखो। मैंने तो सुना था कि नींद ना आए इसलिए लड़के अपनी चोटी खुली में बांध लेते हैं, पर यह नहीं मालूम था कि लड़कियां भी अब यही करने लगी हैं। सुधा ने चोटी से डोर खोलते हुए कहा, मैं ही सताने को रह गई हूँ। अख्तर मियाँ की चोटी बांधकर न जाना उन्हें अभी तो बेताब क्यों हुई जाती है। अरे रानी, उनके चोटी कहाँ है? मियाँ मियाँ, चोटी ना सही दाढ़ी होगी। दाढ़ी खुदा खैर करे, मगर वो दाढ़ी रख ले तो मैं उनसे मोहब्बत तोड़ डालूं। सुधा हंसने लगी। ले, अम्मी ने तेरे लिए मिठाई भेजी है, तू आई क्यों नहीं? क्या बताऊं क्या बताऊं? कुछ नहीं। अब कब आएगी तू? केसु सुनो, इसी मंगल नहीं बृहस्पति को बुआ आ रही है, वो चली जाएगी तब आऊँगी। अच्छा, अब मैं चलूँ? अभी कामिनी और प्रभा के यहाँ मिठाई पहुँचानी है। केसु मुड़ते हुए बोली, अरे बैठो भी। सुधा ने केसु की ओढ़नी पकड़कर उसे खींचकर बिठलाते हुए कहा, अभी आई हो, बैठो, दामन संभाला है। हाँ, अब तो तू भी उर्दू शायरी कहने लगी। केसु ने बैठते हुए कहा, तेरा ही मर्ज लग गया है। सुधा ने हंसकर कहा, देख कहीं भी मर्ज ना लग जाए, वरना फिर तेरे लिए भी इंतज़ाम करना होगा। केसु ने पलंग पर लेटते हुए कहा, अरे ये तो गुड नहीं, चीटी खाए। देखूंगी तो देखूंगी। क्या देख रही है? इधर पिछले 2 साल से कितनी बदल गई है। तू पहले कितना हंसती बोलती थी, कितना लड़ती झगड़ती थी, अब कितना हंसने बोलने पर भी गुमसुम हो गई है तू। और वैसे हमेशा हंसती रहे चाहे, लेकिन जाने किस ख्याल में डूबी रहती है हमेशा। केसु ने सुधा की ओर देखते हुए कहा, धत पगली कहीं की। सुधा ने केसु के एक हल्की सी चप्पन मारकर कहा, यह सब तेरे अपने खाली पुलाव है। मैं किसी के ध्यान में डूबूंगी, ये हमारे गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु तो किसी के नहीं सिखाते सुधा रानी, बिल्कुल सच सच। क्या कभी तुम्हारे मन में किसी के लिए मोहब्बत नहीं जागी? केसु ने बहुत गंभीरता से पूछा। देख केसु, तुझसे मैंने आज तक कभी कुछ नहीं छुपाया, ना शायद कभी छुपाऊंगी। अगर कभी कोई ऐसी बात होती तो तुझसे छिपी ना रहती। रहा मोहब्बत का, तो सच पूछ तो मैंने जो भी कुछ कहानियाँ में पढ़ा है, किसी को देखकर मैं रोने लगूं
गाने लगूं, पागल हो जाऊं। यह सब कभी मेरे साथ नहीं हुआ। रही कविताएं तो उनमें की बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है। किड्स की कविताएं पढ़कर ऐसा लगता है कि अक्सर मेरी नसों में कतरा कतरा आंसू बनकर छलकने वाला है, लेकिन वह महज एक कविता का असर होता है। महज कविता का असर। केशु ने पूछा, कभी किसी खास आदमी के लिए तेरे मन में हंसी या आंसू नहीं उमड़े? कभी अपने मन को जांच कर तो देख, कहीं तेरी नाजुक ख्याली की पर्दे में किसी एक सूरत तो नहीं छिपी है? नहीं घेसू बनो, नहीं, इसमें मन को जांचने की क्या बात है? ऐसी बात होती तो मन किसी के लिए झुकता तो क्या खुद मुझे नहीं मालूम होता? सुधा बोली, लेकिन तुम ऐसा क्यों सोचती हो? बात यह है कि सुधा, केशु ने सुधा को अपनी गोद में खींचते हुए कहा, देखो, तुम मुझसे इल्म में ऊंची हो। तुमने अंग्रेजी शायरी छान डाली है, लेकिन ज़िंदगी से जितना मुझे सभी का पढ़ चुका है, अभी तुम्हें नहीं पढ़ा। अक्सर कब, कहाँ और कैसे मन अपने को हार बैठता है, यह खुद हमें नहीं पता लगता। मालूम तब होता है जब जिसके कदम हमने सिर रखा है वह झटके से अपने कदम घसीट ले। उस वक्त हमारी नींद टूट जाती है। तब हम जाकर देखते हैं, अरे हमारा सिर तो किसी के कदमों के नीचे रखा हुआ था। उनके सहारे आराम से सोते हुए हम अपना सपना देख रहे थे। हमारा सिर कहीं झुक ही नहीं गया। और मुझे तेरी आंखों में इधर क्या दिख रहा है कि मैं बेचैन हो उठी हूँ। तूने अभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने देखा है कि नाजुक अशआर तेरे दिल को उस जगह छू लेते हैं जिस जगह उसी को छू सकते हैं जो अपना दिल किसी के कदमों पर चढ़ा चुका है। और मैं यह नहीं कहती कि तूने मुझसे छुपाया है। कौन जानता है कि तेरे दिल में खुद तुझसे यह राज छुपा रहा होगा। और सुधा ने गाल थपथपाते हुए केशु बोली, लेकिन मेरी एक बात मानेगी तू? कभी इस दर्द को मोल ना लेना, बहुत तकलीफ़ होती है। सुधा हंसने लगी। तकलीफ़ की क्या बात है? तू तो है ना, तुझसे पूछ लूँगी उसका इलाज। मुझसे पूछकर क्या कर लेगी? दर्द दिल क्या बांटने की चीज़ है? बांट ले अपने पराए दिल दर्द सिल। नहीं, तू बड़ी सुखवार है, तू इन तकलीफ़ों के लिए बनी नहीं है मेरी चंपा। और केशु ने उसका सिर अपनी छाती पर रख लिया। तन से घड़ी ने 3:30 बजाए। सुधा ने अपना हाथ उठाया और घड़ी की ओर देखकर कहा, ओह 3:30 बज गए, अभी तक गायब। किसके इंतज़ार में बेताब है तू? केशु ने उठकर पूछा। बस दर्द दिल, मोहब्बत, इंतज़ार, बेताबी, मेरे दिमाग में तो यही सब भरा रहता है। आजकल वहीं तू सबको समझती है। इंतज़ार नहीं, चंदन अभी मास्टर लेकर आएंगे। अब इम्तिहान कितना नज़दीक है। हाँ, ये तो सच है। अभी तक मुझसे पूछ क्या पढ़ाई हुई है। असल बात तो यह है कि कॉलेज में पढ़ाई हो तो घर में पढ़ने में मन लगे। राजा कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती। इससे अच्छा सीधे यूनिवर्सिटी में बीए करते तो अच्छा था। मेरी तो अम्मी ने कहा कि कहाँ लड़के पढ़ते हैं वह नहीं भेजूंगी। लेकिन तू क्यों नहीं गई सुधा? मुझे भी चंदन ने मना कर दिया था। सुधा बोली। सहसा केशु ने एक क्षण को सुधा की ओर देखा, कहा, सुधी, तुझसे एक बात पूछूं? हाँ। अच्छा, जाने दे, पूछो। नहीं पूछना क्या है, खुद जाहिर है। क्या? कुछ नहीं, पूछो। अच्छा, फिर कभी पूछ लेंगे, अभी देर हो रही है, आधा घंटा हो गया, कोचवान बाहर खड़ा है। सुधा केशु को पहुंचाने बाहर तक आई। कभी हसरत को लेकर आओ, सुधा बोली। अब पहले तुम आओ, केशु ने चलते चलते कहा। हाँ, हम तो बिनती को लेकर आएंगे। हसरत से कह देना, तभी उसके लिए तोहफा लाएंगे। अच्छा, अलाम। केशु की गाड़ी मुश्किल से फाटक के बाहर गई होगी। साइकिल पर चंदन आते हुए दिख पड़ा। सुधा ने बहुत गौर से देखा। उसके साथ कौन था? मगर वह अकेला था। सुधा सचमुच चला गई। आखिर लापरवाही की हद होती है। चंदर को दुनिया भर के काम याद रहते हैं, एक सुधा से जाने क्या खार खाए बैठा है। सुधा का काम कभी नहीं करेगा। इस बात पर सुधा कभी कभी दुखी हो जाती है और घर में किससे वह कहे यह काम के लिए। खुद कभी बाजार नहीं जाती। नतीजा यह होता है कि वह छोटी छोटी चीज़ के लिए मोहताज होकर बैठ जाती है और काम नौकरों से करवा भी ले। पर अब मास्टर तो नौकर
से नहीं ढूंढवा जा सकता। उन तो नौकर नहीं पसंद कर सकता, किताबें तो नौकर नहीं ला सकता। चंदर का यह हाल है। इसी बात पर कभी कभी उसे रुलाई आ जाती है। चंदर ने आकर बरामदे में साइकिल रखी। सुधा का चेहरा देखते ही वह समझ गया काहे मुंह बना रखा है। 5 बजे मास्टर साहब आएंगे तुम्हारे। अभी नहीं, यहाँ से आ रहे हैं। पिसरिया को जानती हो, वहीं आएंगे। और उसके बाद चंदर सीधा स्टडी रूम में पहुँच गया। वहाँ जाकर देखा आराम कुर्सी पर बैठे ही डॉक्टर शुक्ला सो रहे थे। अंत उसने अपना चार्ट पेन उठाया, ड्राग रूम में आकर चुपचाप काम करने लगा। बड़ा गंभीर था वह। जब इंक खोलने के लिए उसने सुधा से पानी नहीं मांगा, खुद गिलास लाकर आंगन में पानी लेने गया, तब सुधा समझ गई कि आज दिमाग कुछ बिगड़ा है। एकदम तड़प उठी। क्या करे वह? वैसे चाहे वह चंदर से कितना ही ढीठ क्यों ना हो, पर चंदर गुस्सा रहता था तब सुधा की रूह कांप उठती थी। उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वह कुछ भी कहे, लेकिन अंदर ही अंदर वह इतनी परेशान उठती थी कि बस। कई बार वह किसी न किसी बहाने ड्राइंग रूम में आई, कभी गुलदस्ता बदलने, कभी मेजपोश बदलने, कभी अलमारी में कुछ रखने, कभी अलमारी में से कुछ निकालने, लेकिन चंदर अपने चार्ट में निगाहें गड़ाए रहा। उसने सुधा की ओर देखा तक नहीं। सुधा की आंख से आंसू छलक आए। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई और लेट गई। थोड़ी देर वह पड़ी रही। पता नहीं क्यों वह फुट फुट कर रो पड़ी। खूब रोई, फिर मुंह धोकर आकर पढ़ने की कोशिश करने लगी। जब हर अक्षर उसे चंदर का उदास चेहरा नजर आने लगा तो उसने किताब बंद करके रख दी। ड्राइंग रूम में गई। चंदर ने चार्ट बनाना भी बंद कर दिया था और कुर्सी पर सिर टेके छत की ओर देखता हुआ जाने क्या सोच रहा था। वह जाकर सामने बैठ गई तो चंदर ने चौंक कर सिर उठाया, फिर चार्ट को सामने खिसका लिया। सुधा ने बड़ी हिम्मत करके कहा, चंदर। क्या बड़े भराव गले से चंदर बोला, इधर देखो। सुधा ने बहुत दुलार से कहा। क्या? चंदर ने उधर देखते हुए कहा। अरे सुधा, तुम रो क्यों रही हो? हमारी बात पर नाराज़ हो गई तुम क्या करें, हमारा स्वभाव ही ऐसा हो गया है। पता नहीं क्यों तुम पर इतना गुस्सा आ जाता है। सुधा के गाल पर 2 बड़े बड़े मोती झलकाए। अरे पगली, मालूम होता है तुम्हारा तो दिमाग बहुत जल्दी खराब हो जाता है। हमने तुम्हें कुछ कहा है, कह लेते तो हमें संतोष हो जाता। हमने कभी कहा तुमसे कि तुम कहा मत करो, गुस्सा मत हुआ करो, मगर तुम तो फिर गुस्सा मन ही मन छुपाने लगते हो। इसी पर हमें रुलाई आ जाती है। नहीं सुधे, तुम्हारी बात नहीं थी, हम गुस्सा भी नहीं थे। पता नहीं क्यों मन बड़ा भारी सा था। क्या बात है? अगर बता सको तो बताओ, वरना हम कौन हैं तुमसे पूछने वाले। सुधा ने बड़े करुण स्वर में कहा। तो तुम्हारा दिमाग खराब हुआ, हमने कुछ तुमसे कोई बात छुपाई। जाओ, अच्छी लड़की की तरह मुंह धोकर आओ। सुधा उठी और मुंह धोकर आकर बैठ गई। अब बताओ क्या बात थी? कोई एक बात हो तो बताएं। पता नहीं तुम्हारे घर से गए तो एक ना एक ऐसी बात होती गई कि मन बड़ा उदास हो गया। आखिर फिर भी कोई बात तो हुई होगी। बात यह हुई कि तुम्हारे यहाँ से घर गया खाना बुखाने। वह देखा चाची जी आए हुए हैं, उनके साथ एक कोई साहब और। खैर बड़ी खुशी हुई। खाना वाना खाकर जब बैठे हुए मालूम हुआ चाची जी मेरा ब्याह तय करने के लिए आए हैं। साथ वाले साहब मेरे होने वाले ससुर हैं। जब मैंने इनकार कर दिया तो वह बहुत बिगड़ कर चले गए। बोले हम आज से तुम्हारे लिए मर गए, तुम हमारे लिए मर गए। तुम्हारी माता जी कहाँ हैं? प्रतापगढ़ में। लेकिन वो तो सौतेली है। वे तो चाहती है कि नहीं कि घर लौटूं, लेकिन चाची जी ज़रूर आज तक मुझसे कुछ मोहब्बत करती थी। आज वह भी नाराज़ होकर चले गए। सुधा ने कुछ देर तक सोचती रही, फिर बोली, तो चंदा तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? नहीं सुधा, शादी नहीं करनी मुझे। मैंने देखा है जिसकी शादी हुई है कोई भी सुखी नहीं हुआ। सभी का भविष्य बिगड़ गया। क्यों एक दवालत पाली जाए, जाने कैसी लड़की हो क्या हो। तो उसमें क्या, पापा से कहो उस लड़की को जाकर देख ले। हम भी पापा के साथ चले जाएंगे। अच्छी हो तो कर लो ना चंदर, फिर यही रहना, हमें अकेला भी नहीं लगेगा। क्यों? नहीं जी, तुम तो समझती हो ज़िंदगी निभानी है, कोई गाय भैंस खरीदना नहीं है। चंदर ने हंसकर कहा।
आदमी एक दूसरे को समझे बूझे प्यार करे तब ब्याह के लिए कोई माने है तो उसी से कर लो ना जिससे प्यार करते हो। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया। बोलो चुप क्यों हो गए चंदर? अच्छा, तुमने किसी को प्यार किया चंदर? क्यों बताओ ना। शायद नहीं। बिल्कुल ठीक, हम भी यही सोच रहे थे, सुधा बोली। क्यों ये सोच रही थी? इसलिए कि तुमने किया होता तो तुमसे थोड़े ही छुपा होता, हमें ज़रूर बताते, और नहीं बताया तो हम समझ गए कि अभी तुमने किसी से प्यार नहीं किया। लेकिन तुमने यह पूछा क्यों सुधा? यह बात तुम्हारे मन में उठी कैसे? कुछ नहीं, अभी गेसु आई थी, वह बोली सुधा तुमने किसी से कभी प्यार किया? असल में यह अख्तर को प्यार करती थी, उससे उसका विवाह होने वाला है। हाँ, तो उसने पूछा कि तूने किसी से प्यार किया? हमने कहा नहीं। बोली तू अपने से छुपाती है तो हम मन ही मन सोचते हैं कि तुम आओगी तो तुमसे पूछेंगे कि हमने कभी प्यार तो नहीं किया, क्योंकि तुम्हें एक हो जिससे हमारा मन कभी कोई बात नहीं छुपाता। अगर कोई बात छुपाई भी होती तो हमने तो तुम्हें ज़रूर बता देती। फिर हमने सोचा शायद कभी हंसने प्यार किया हो, तुम्हें बताया हो, फिर हम भूल गए हो। अभी उसी दिन देखो, हम पापा की दवाई का नाम भूल गए और तुम्हें याद रहा। शायद हम भूल गए हो, तुम्हें मालूम हो। कभी हंसने प्यार से तो नहीं क्या? नहीं, हमें तो कभी नहीं बताया, चंदर बोला। तब तो हमने प्यार वार नहीं किया। गेसु यूं ही कप उड़ा रही थी। सुधा ने संतोष की सांस लेकर कहा, लेकिन बस चाचा जी नाराज़ होने पर तुम इतने दुखी हो गए? हो जाने दो नाराज़, पापा तो हैं अभी। पापा मोहब्बत नहीं करते तुमसे। सो क्यों नहीं करते? तुमसे प्यार मुझसे करते हैं। लेकिन उनकी बात से मन तो भारी हो ही गया। उसके बाद गए बिसारिया के यहाँ। बिसारिया ने बहुत बड़ी अच्छी कविता सुनाई और मन भी भारी हो गया। चंदर ने कहा, लो तब तो चंदर तुम प्यार करते होंगे ज़रूर। सुधा ने हाथ पटक कर कहा। गेसु कह रही थी शहरी पर जो उदास हो जाता है वह ज़रूर मोहब्बत करता है। सुधा ने कहा, अरे यह पोर्टिको में कौन है? चंदर ने देखा, लो बिसारिया आ गया। चंदर उसे बुलाने उठा तो सुधा ने कहा, अभी बाहर बिठलाना उन्हें, मैं तब तक कमरा ठीक कर लूँ। बिसारिया को बाहर बिठाकर चंदर भीतर आया अपना चाट वगैरह समेटने के लिए। तो सुधा ने कहा, सुनो। चंदन रुक गया। सुधा के पास आकर कहा, तो अब तो उदास नहीं होना तुम? नहीं चाहते मत करो शादी, इसमें उदास क्या होना? कविता पर मुंह बनाकर बैठे तो अच्छी बात नहीं होगी। अच्छा, चंदर ने कहा। अच्छा वच्छा नहीं, बताओ तुम्हें मेरी कसम, उदास मत हुआ करो, फिर हमसे कोई काम नहीं होता। अच्छा, उदास नहीं होगे पगली, चंदर ने हल्की सी चपत मारकर कहा, और पर बस उसके मुंह से एक ठंडी सांस निकली। उसने चाट उठाकर स्टडी रूम में रखा। देखा डॉक्टर साहब अभी भी सो रहे हैं। सुधा कमरा ठीक कर रही थी। वह आकर बिसरिया के पास बैठ गई। थोड़ी देर में कमरा ठीक करके सुधा आकर कमरे के दरवाजे पर खड़ी हो गई। चंदर से पूछा, क्यों सब ठीक है? उसने सिर हिला दिया, कुछ बोली नहीं। यही है आपकी शिष्य श्री सुधा शुक्ला, इस साल बीए फाइनल का इम्तिहान देगी। बिसेरा ने बिना आंखें उठाए ही हाथ जोड़ लिए। सुधा ने हाथ जोड़े फिर बहुत सुकुचा सी गई। चंदन उठा और बिसरिया को लाकर उसने चंदन अंदर बिठा दिया। बिसरिया के सामने सुधा और उसकी बगल में चंदर। चुप, सभी चुप। अंत में चंदन बोला, लो तुम्हारे मास्टर साहब आ गए, अब बताओ ना तुम्हें क्या पढ़ना है? सुधा चुप। बिसारिया कभी यह पुस्तक पल उल्टता, कभी वह। थोड़ी देर बाद वह बोला, आपके क्या विषय हैं जी? बड़ी कोशिश से बोलते हुए सुधा ने कहा, हिंदी, इकोनॉमिक्स और गृह विज्ञान। और उसके माथे पर पसीना झलक आया। आपको हिंदी कौन पढ़ाता है? बिसारिया ने किताब में ही निगाहें गड़ाए हुए कहा। सुधा ने चंदर की ओर देखा, मुस्कुराकर, फिर मुंह झुकरा लिया। बोलो ना तुम खुद, यह राजा गर्ल्स कॉलेज में है, शायद मिस पवार हिंदी पढ़ाती है। चंदर ने कहा, अच्छा अब आप पढ़ाइए, मैं अपना काम करूं। चंदर उठकर चल गया। स्टडी रूम में मुश्किल से चंदर दरवाजे तक पहुंचा होगा कि सुधा बिसारिया से कहा, जी मैं पेन ले आऊं, और लपकती हुई चंदर के पास पहुंची। ए सुनो चंदर,
चंदन रुक गया और उसका कुर्ता पकड़कर छोटे बच्चे की तरह मचलते हुए बोली, तुम चलकर बैठो तो हम पढ़ेंगे, ऐसे शर्म लगती है। जाओ चलो, हर वक्त वही बचपना, चंदन ने डांट कर कहा। चलो पढ़ो सीधे से, इतनी बड़ी हो गई अभी तक वही आदतें। सुधा चुपचाप मुंह लटका कर खड़ी हो गई, फिर धीरे धीरे पढ़ने लग गई। चंदन स्टडी रूम में जाकर चार्ट बनाने लगा। चार्ट डॉक्टर साहब भी अभी सो रहे थे। एक नींद में कहा, मैं इस मामले में सरकार की नीति का विरोध करता हूँ। चंदन ने चौंक कर पीछे देखा। डॉक्टर साहब जग गए थे, चुम्हाई ले रहे थे। जी आपने मुझसे कुछ कहा? चंदन ने पूछा। नहीं, क्या मैंने कुछ कहा था? ओह, मैं सपना देख रहा हूँगा। क्या बज गए? 5:30। अरे बिल्कुल शाम हो गई। डॉक्टर साहब ने बाहर देखकर कहा, अब रहने दो कपूर, आज काफ़ी काम किया तुमने। चाय मंगवाओ सुधा। कहाँ है? पढ़ रही है, आज से उसके मास्टर साहब आने लगे हैं। अच्छा अच्छा, जाओ उन्हें भी बुला लाओ, चाय भी मंगवा लो, उसे भी बुला लो सुधा को। चंदन जब ड्राइंग रूम में पहुंचा तो देखा सुधा किताबें समेट रही थी। विसरिया जा चुका था। उसने सुधा से कहना चाहा, लेकिन सुधा का मुंह देखते ही उसने अनुमान किया कि सुधा लड़ने के मूड में है। अंत वह सुबह ही जाकर महाराजन से कह आया कि 3 प्याला चाय पढ़ने के कमरे में भेज दो। जब वह लौटने लगा तो खुद ही सुधा उसके रास्ते में खड़ी हो गई। धमकी के स्वर में बोली, अगर कल से साथ नहीं बैठोगे तुम, हम नहीं पढ़ेंगे। हम साथ नहीं बैठ सकते, चाहे तुम पढ़ो या ना पढ़ो, चंदन ने ठंडे स्वर में कहा और आगे बढ़ा। तो फिर हम नहीं पढ़ेंगे, सुधा ने जोर से कहा। क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे से बोले। चंदन कमरे में जाकर बोला, कुछ नहीं, ये कह रही है कि पहले हम कहेंगे। बात काट कर सुधा बोली, पापा हमने इसे कहा कि तुम पढ़ाते वक्त बैठा करो, हमें बहुत शर्म लगती है। ये कहते हैं कि पढ़ो चाहे ना पढ़ो, हम नहीं बैठेंगे। अच्छा अच्छा, जाओ चाय लाओ। जब सुधा चाय लाने गई तो डॉक्टर साहब बोले, कोई विश्वास पात्र लड़का है, अपनी लड़की की घर की लड़की समझकर सुधा को सौंपना पढ़ने के लिए। सुधा अब बच्ची नहीं है। हाँ हाँ, अरे यह भी कोई कहने की बात है। हाँ वैसे अभी तक सुधा तुम्हारी ही निगरानी में रही है, तुम खुद ही अपनी जिम्मेदारी समझते हो। लड़का हिंदी में एमए है। हाँ एमए कर रहा है, अच्छा है। तब तो बिनती आ रही है, उसे भी पढ़ा देगा। सुधा चाय लेकर आ गई थी। पापा तुम लखनऊ कब जाओगे? शुक्रवार को। क्यों? ये भी जाएंगे। हाँ। और हम अकेले रहेंगे? क्यों, महाजन यही सोएगी। अगले सोमवार को हम लेट आएंगे, डॉक्टर शुक्ला ने चाय का प्याला मुंह लगाते हुए कहा। एक गमकदे की शाम, मन उदास, तबीयत उलझी सी, सितारों की रोशनी फीकी लग रही थी। मार्च की शुरुआत की और फिर भी जाने शाम इतनी गर्म थी कि सुधा को इतनी बेचैनी लग रही थी। पहले वह जाकर सामने के लॉन में बैठी, लेकिन सामने के मॉल सीरी के पेड़ में छोटी छोटी कैरियों ने मिलकर अब इतनी ज़ोर से चहचहाना शुरू कर दिया कि उसकी तबीयत घबरा उठी। इस वक्त एकांत चाहती थी, सबसे बड़ा कर सन्नाटा चाहती थी, जब कोई ना बोले, कोई बात ना करे, सभी खामोशी में डूबे हुए हों। वह उठकर टहलने लगी। जब लगा कि पैरों में ताकत ही नहीं रही, फिर लेट गई हरी हरी घास पर। मंगलवार को शाम थी, अभी तक पापा नहीं आए थे। आना तो दूर, पापा चंदन के हाथ एक पुर्जे के लिए तरस गई थी। किसी ने यह भी नहीं लिखा कि वे लोग कहाँ रह गए हैं या कब तक आएंगे। किसी को भी सुधा का ख्याल नहीं। शनिवार या इतवार को तो वह हर रोज़ खाना खाते वक्त रोई। चाय पीना तो उसने उसी दिन छोड़ दिया, और सोमवार को सुबह पापा नहीं आए तो वह इतना फुट फुट कर रोई कि महाराजन को चीखती हुई रोटी छोड़कर चूल्हे की आंच निकालकर सुधा को समझाने आना पड़ा। सुधा की रुलाई देखकर महाराजन के हाथ पांव ढीले हो गए थे। उसकी सारी डांट हवा में हो गई, और फिर वह सुधा के मुंह में मुंह देखती थी। कल से कॉलेज भी नहीं गई थी और दोनों ही दिन इंतज़ार करती रहती थी कहीं दोपहर को पापा न आ जाए। केसू से भी 2 दिन मुलाकात नहीं होती, लेकिन मंगलवार को दोपहर तक जब कोई खबर न आई तो उसकी घबराहट बेकाबू हो गई। इस वक्त उसने बेसरिया से कोई बात नहीं की। आधा घंटा पढ़ने के बाद उसने कहा कि उसके सर में दर्द हो रहा है।
उसके बाद खूब रोई। उसके बाद उठी, चाय पी, मुंह हाथ धोया, सामने के लॉन में टहलने लगी। फिर लेट गई हरी हरी घास पर। बड़ी ही उदास शाम थी और क्षितिज की लाली के होठ भी सही पड़ गए थे। बादल सांस रोके पड़े थे। खामोश सितारे टिमटिमा रहे थे। मुगलों की धुंधली धुंधली कतारें पर मारती हुई गुजर रही थी। सुधा ने एक लंबी सांस लेकर सोचा कि अगर वह चिड़िया होती तो एक क्षण में उड़कर जहाँ चाहती वहाँ की खबर ले आती। पापा इस वक्त घूमने गए होंगे। चंदन अपने दोस्तों को टोली में बैठा होकर रंगलेलिया कर रहा होगा। वहाँ भी दोस्त बना लिए होंगे उसने। बड़ा बातूनी है चंदर, बड़ा मीठे स्वभाव का। आज तक किसी ने से सुधा ने उसकी बुराई नहीं सुनी। सभी को प्यार करते थे। यहाँ तक कि महाराजन, जो सुधा को हमेशा डांटती रहती थी, चंदर का हमेशा पक्ष लेती थी। सुधा हर एक से पूछ लेती थी कि चंदन के बारे में उसकी क्या राय है, लेकिन सब लोग जितनी चंदर की तारीफ करते थे वह उतना अच्छा उससे नहीं समझती थी। आदमी की परख तब होती है जब दिन रात बरते। चंदन उसका ऊन कभी नहीं लाकर देता था। बादामी रंग का रेशम मंगाओ तो केसरिया रंग का ला देता था। इतने नक्शे बनाता रहता था। सुधा हमेशा उससे कहा कि मेज पोश की कोई डिज़ाइन बना दो, तो उसने कभी नहीं बनाई। एक बार सुधा ने बहुत अच्छी वायल कानपुर से मंगाई और चंदर ने कहा, लाओ यह बहुत अच्छी है, इस पर हम किनारे का डिज़ाइन बना देंगे। और उसके बाद उसने उसमें तमाम पान जैसा जाने क्या बना दिया। जब सुधा ने पूछा यह क्या है, तो बोला लंका का नक्शा। जब सुधा बिगड़ती तो बोली, लड़कियों के हृदय में रावण से मेघनाद तक करोड़ों राक्षसों का वास होता है, इसलिए उनकी पोशाक में लंका का नक्शा ज़्यादा सुशोभित होता है। मारे गुस्से के सुधा ने यह धोती अपनी मालकिन को दे डाली। यह सब बातें तो किसी को मालूम नहीं। उनके सामने तो ज़रा सा कपूर साहब हंस दिए, चर मजाक की बातें कर दी, छोटे मोटे उनके काम कर दिए, मीठी बातें कर ली और सब समझे कपूर साहब तो बिल्कुल गुलाब के फूल है। लेकिन कपूर साहब एक तीखे कांटे हैं जो दिन रात सुधा के मन में चुभते रहते हैं। यह तो दुनिया को नहीं मालूम। दुनिया क्या जाने सुधा कितनी परेशान रहती है चंदर की आदतों से। अगर दुनिया को मालूम हो जाए तो कोई चंदर की ज़रा सी भी तारीफ़ ना करे, सब सुधा को ही ज़्यादा अच्छा कहे। लेकिन सुधा कभी किसी से कुछ नहीं कही थी, मगर आज उसका मन हो रहा था किसी से चंदर की भरकर बुराई कर लो तो उसका मन बहुत हल्का हो जाए। चलो बिटिया रानी, दही खा लो, फिर भीतर लेटो। अभी लेटे हैं, वक़्त नहीं आवा। सहसा महाराजन ने आकर सुधा की स्वर श्रृंखला तोड़ते हुए कहा, अब हम नहीं खाएंगे, भूख नहीं है। सुधा ने अपने सुनहले सपनों में ही डूबी हुई बेहोश आवाज़ में जवाब दिया, खाए लो बिटिया, खाए पिए छोड़े मैं कसम खा जाती। आओ उठो, महाराजा ने बड़े दुलार से कहा। सुधा पीछा छूटने की कोई आशा ना देखकर उठ गई। चल दी खाने को। कौर उठाते ही उसकी आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन अपने को रोक लिया उसने। दूसरों के सामने अपने को बहुत शांत रखना आता है। उसे 2 कौर खाने के बाद वह महाराजन से बोली, आज कोई चिट्ठी तो नहीं आई? नहीं बिटिया, आज तो दिन भर घरे में रहो। महाराजन ने पराठे उल्टते हुए जवाब दिया, काहे बिटिया, बापूजी कुछो नाही लिखन तो छोटे बाबू तो लिखन देत। अरे महाराजन, यही तो हमारी जान का रोना है। हम चाहे रो रो कर मर जाए, मगर ना पापा को ख्याल है ना पापा के शिष्य को। चंदर तो ऐसे खराब है कि हम क्या करें। ऐसे स्वार्थी हैं अपने मतलब के कि बस सुबह शाम आए हम या पापा ना मिले तो आफत ढा देते हैं। बहुत घूमने लगी हो तुम, बहुत बाहर कदम निकाल रही हो। तुम्हारा और सच पूछो तो चंदर की वजह से हमने सब जगह जाना बंद कर दिया। खुद है कि आज लखनऊ कल कलकत्ता एक चिट्ठी भेजने तक का वक्त नहीं मिलता। अभी हम ऐसा करते तो हमारी जान नोच खाते। पापा को देखो, उनके दुलारे उनके साथ है तो बस, और किसी की फिक्र नहीं है। अब तुम महाराजन चंदर को तो कभी कुछ चाय वाय मत बना के देना। काहे बिटिया, काहे कोसत हो? कैसा चांद से है तो छोटे बाबू, कैसा हंस के बातें करत है। माई का जाने कैसे
रिवायत पढ़ा है कि उन्हें अलग के दहीस बेचारा होटल के जाने कैसे रोटी खात है। उन्हें हईत पुलाव लेव अपने हाथ की खिलाया के दई, महीना माह में मोटा हो दई। हमें तो से ज़्यादा उसकी ममता लागत है। बीबी जी बाहर एक मैम पूछत है, यहाँ कोनो डॉक्टर रहते हैं? हम कहा नहीं, यहाँ तो बाबूजी रहते हैं। तो कहते हैं नहीं, यह मकान आए। माली ने सहसा आकर बहुत स्वतंत्र स्वरों से कहा, बैठाओ, उन्हें हम आते हैं। सुधा ने कहा, जल्दी जल्दी खाना शुरू किया और जल्दी जल्दी ख़त्म कर दिया। बाहर जाकर उसने देखा नील कांटे के झाड़ से टिकी हुई एक बाईसाइकिल लगी थी। एक ईसाई लड़की लॉन पर टहल रही थी। होगी करीब 24-25 बरस की, लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी। कहिए, आप किससे पूछ रही हैं? सुधा ने अंग्रेजी से पूछा। मैं डॉक्टर शुक्ला से मिलने आई हूँ, उसने स्वत हिंदुस्तानी स्वर में कहा। तो वो बाहर गए हैं, कब आएंगे? कुछ पता नहीं। कोई ख़ास काम है आपको? सुधा ने पूछा। नहीं, वहीं मिलने आई थी। आप उनकी लड़की हैं? उसने साइकिल उठाते हुए कहा। जी हाँ, लेकिन अपना नाम तो बताती जाइए। मेरा नाम कोई महत्वपूर्ण नहीं, मैं उनसे मिल लूँगी। और हाँ, आप उसे जानती हैं, मिस्टर कपूर को? हाँ, आप पम्मी हैं, मिस डिक्रूज़। सुधा को एकदम ख्याल आ गया। आइए आइए, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। चलिए बैठिए। सुधा ने बड़ी बेतकल्लुफ़ी से उसकी साइकिल पकड़ ली। अच्छा अच्छा, चलो, कहकर पम्मी जाकर ड्राइंग रूम में बैठ गई। मिस्टर कपूर रहते कहाँ हैं? पम्मी ने बैठते से ही सवाल पूछा। रहते तो वे चौक में हैं, लेकिन आजकल तो वे पापा के साथ बाहर गए हैं। वे तो आपकी एक दिन बहुत तारीफ़ कर रहे थे। बहुत तारीफ़? इतनी तारीफ़ किसी लड़की की करते हमने सुना नहीं। सचमुच पम्मी का चेहरा लाल हो गया। वे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। थोड़ी देर पम्मी चुप रही, फिर बोली, क्या बताया था उन्होंने हमारे बारे में? ओह तमाम। एक दिन शाम को तो हम लोग आप ही के बारे में बातें कर रहे थे। आपके भाई के बारे में बताते थे। फिर आपके काम के बारे में बताया कि आप कितना तेज़ टाइप करती हैं। फिर आपकी रुचियों के बारे में बताया कि आपको साहित्य का बहुत शौक़ नहीं है। आप शादी से बेहद नफ़रत करती हैं। आप ज़्यादा मिलती जुलती नहीं हैं, बाहर आती जाती नहीं हैं। मिस्टर क्रूज़, ना आप पम्मी कहिए मुझे। हाँ तो मिस पम्मी, शायद इसलिए आप उससे इतनी अच्छी लगती थी कि आप कहीं आती जाती नहीं। वह लड़कियों का आना जाना आज़ादी बहुत नापसंद करता है। सुधा बोली। नहीं, वह ठीक सोचता है। पम्मी बोली। मैं शादी और तलाक के बाद इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि 14 बरस से 34 बरस की लड़कियों को बहुत शासन में रखना चाहिए। पम्मी ने गंभीरता से कहा। एक ईसाई मैम के मुंह से यह बातें सुनकर सुधा दंग रह गई। क्यों? उसने पूछा। इसलिए कि इस उम्र में बहुत नादान होती है लड़कियाँ। जो कोई चार मीठी बातें करे तो लड़कियाँ समझती है कि इससे ज़्यादा प्रेम उन्हें कोई नहीं कर सकता। इस उम्र में जो कोई ऐसा गहरा उनके सत्संग में आ जाता है